बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग। मैं हूं ज़ाकिर ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लॉ शो। इस प्रोग्राम में हम आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं। आपको किसी किस्म का कोई कानूनी मसला है तो आप इस प्रोग्राम में हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं हर प्रोग्राम में कि आपको जितना भी मुझे वक्त इजाज़त देता है उस हिसाब से आपको गाइड कर सकूं। और मैं हमेशा चंद बातें ज़रूर रिपीट करता हूँ प्रोग्राम के आगाज़ में। सबसे पहले ये कि जब आपकी कॉल थ्रू होती है हम टेलीफोन कॉल, तो बराए मेहरबानी अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें ताकि बग़ैर किसी डिले के आपकी मुझसे बात हो सके। अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। मेरी कोशिश होती है कि जितने भी कॉलर्स इस प्रोग्राम में हमें कॉल करते हैं उन सब से बात हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जब आपकी मुझसे बात होती है और मुझसे बात होने के बाद भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी अगला अपने केस से रिलेटेड स्टेप उठाने से पहले किसी वकील के पास जाके डिटेल में ज़रूर अपना केस डिस्कस कर लिया करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। मुझे वक्त इजाज़त नहीं देता कि मैं आपसे बहुत डिटेल में इस प्रोग्राम में आपसे बात करूँ। ये तो चंद बातें वो हुई जो कि मैं हर प्रोग्राम में रिपीट करता हूँ। वक्तन फ़वक्तन अगर कोई इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से कोई अपडेट आती है तो वो भी मैं इस प्रोग्राम में आपको ज़रूर बताता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम से ज़रूर इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा। स्क्रीन पे हमारे स्टूडियो का नंबर आ रहा है, इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। और एक मरतबा फिर जब आप कॉल करते हैं, आपकी कॉल थ्रू होती है, तो प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें। इमिग्रेशन का कवानीन के हवाले से जो अपडेट के सिलसिले में पिछले कुछ प्रोग्रामों में मैं यूरोपियन केसेस के हवाले से भी बात करता रहा हूँ। यूरोपियन ब्रेक्सिट के हवाले से अब एक जो नई डेवलपमेंट है वो ये भी है, नॉट इन रिलेशन टू यूरोपियन केसेस, जो जैसा कि आपको मालूम है, जो लोग यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन करते हैं तो अगर वो 28 दिन से ज़्यादा ओवर स्टेयर हो जाएं तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिफ्यूज़ हो जाती है। ये कानून था, लेकिन अब वो 28 डेज़ से 14 डेज़ हो गया हुआ है। तो अगर आपने कोई भी अपनी एप्लीकेशन करनी है और आप 14 डेज़ से ज़्यादा यहाँ पे ओवर स्टेयर हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी ऑटोमेटिक रिफ्यूज़ल हो सकता है। लेकिन अगेन ये तो मैं आपको जनरल जो एक चेंज है वो मैंने उस हवाले से बताई है आपको, लेकिन हर एक के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। और जो भी आपका केस है मैं उसमें आपको ये मशवरा दूंगा कि उसमें किसी वकील के पास ज़रूर जाके डिटेल में मशवरा कर लिया करें, क्योंकि इमिग्रेशन कवानीन ख़ास तौर पे वक्तन फ़वक्तन चेंज होते रहते हैं और बहुत जल्दी तब्दीलियाँ आती हैं उसमें। और कोई भी अगर आप एप्लीकेशन करते हैं और उसमें अगर छोटी भी आपकी गलती हो तो उस वजह से केस आपका रिफ्यूज़ हो सकता है, आपका पूरा फ्यूचर उस पर बेस करता है। तो ज़रूर कोई जो है प्रोफेशनल एडवाइस ज़रूर लें। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ अपने पहले कॉलर से करते हैं और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है, मैं इधर आई थी 2004 में अपने एक बेटे को लेकर ना, और मैं 6 साल की डिस्क्रिप्शन लीव पे थी और इस साल मैंने अभी अपनी अब इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना है। और पहले तो हमें बताया गया था कि लाइफ इन यूके और B1 का टेस्ट करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया वो, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि जिन लोगों को 3-3 साल की स्टे मिलती है उनको नहीं करना चाहिए था। तो अभी हमारे पास वो सर्टिफिकेट है, पड़े हुए दोनों ही है, अभी रिसेंटली पास किया मैंने, अभी 1 ही महीना हुआ है। और ये पूछना था कि ये सर्टिफिकेट इनकी कोई वैलिडिटी रहती है, कोई डेट होती है इनकी? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे हस्बैंड की जो पे स्लिप्स है ना, उनका जैसे जो उनको पेमेंट करते थे, जिधर काम करते थे वो जॉब, पे स्लिप में और जो बैंक में वो पैसे डालते थे उसमें 2 पाउंड का डिफरेंस है। 2 पाउंड उन्होंने बैंक में ज्यादा डाले हुए हैं लेकिन पे स्लिप में कम शो किया हुआ 2 पाउंड का। उसका कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगा हमारे केस के साथ? देखिए पहले जी देखिए, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है ना, जो लोग, जिस तरह आपका केस है, जो लोग जिनको 3-3 साल की डिस्क्रेशनरी लीव पुराने रूल्स के हिसाब से मिलती रही है और वो 6 साल बाद इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस सिलसिले में हमेशा से ही यही कानून है कि आपको इंडेफिनेट जब आप अप्लाई करते हैं, जो 6 साल की बेसिस पे अप्लाई करते हैं पुराने रूल्स के हिसाब से, तो आपको लाइफ इन द यूके और इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती।
अब मुझे नहीं पता आप क्यों कह रही हैं कि पहले आपको ये बताया गया और अब वो, तो ये कानून में कोई तब्दीली नहीं हुई। जो लोग पुराने, जिनको डिस्क्रिशन लीव मिली है 3-3 साल की पुराने रूल्स के हिसाब से, तो उनको जब वो 6 साल बाद इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करते हैं तो ये लाइफ इन द यूके और इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कर ली है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगी तो लाइफ इन द यूके भी आप यूज़ कर सकती हैं और इंग्लिश भी। अब जहाँ तक वैलिडिटी की बात है, लाइफ इन द यूके तो वैलिड होता है, इंग्लिश भी जनरली स्पीकिंग है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन सा आपने टेस्ट किया है, आम तौर पे वैलिड होता है, लेकिन वो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कि अगर उसकी वैलिडिटी के कोई इश्यूज़ जो है। जो दूसरा आपका सवाल था जो पे के हवाले से, कि पे अकाउंट में ज़्यादा जा रही है आपके हस्बैंड के 1-2 पाउंड पे स्लिप में फ़र्क है, तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि उसको एक्सप्लेन कर दें। जो आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है, ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? मुझे ये पूछना है कि मेरी बेटी और मेरा ग्रैंडसन है 8 साल का, वो दोनों ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है लेकिन रहते पाकिस्तान में। जी जी। और हर साल समझ में आते हैं। तो इस दफा जब वो आए तो वो बच्चा गिर गया, उसकी हड्डी टूट गई थी हाथ की, उसको ये नहीं ले गए और दूसरे दिन उसका ऑपरेशन थिएटर में उन्होंने वो फिक्स कर दिया। जी जी। उन्होंने कुछ डिटेल्स वगैरह ले ली कि भाई ये, जब उनको पता चला कि ये यहाँ रहते नहीं है जी जी। तो लगता है ऐसे कि वो कुछ इनवॉइस भेजने के चक्कर में मालूम ये करना था कि जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर यहाँ रहते नहीं है उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट अलाउड है या नहीं है। देखिए, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है आपको अलाउ होती है, और ख़ास तौर पे अगर कोई ब्रिटिश सिटीज़न है तो उसको मेरे नहीं ख्याल की कोई ऐसी ममानियत है। आपको फ़िलहाल कोई इनवॉइस की नहीं आई तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कोई इनवॉइस भेजें। ऑब्वियसली जब आजकल NHS में जो 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 इस हवाले में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं इमिग्रेशन के हवाले से, तो वो आपसे क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि आपका स्टेटस क्या है और क्या नहीं है। तो उस हवाले से ही शायद उनकी आपकी क्वेश्चनिंग हुई हो, या आपके जो बेटा या आपकी जिसकी हड्डी टूटी उससे उस हवाले से क्वेश्चनिंग हुई हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनवॉइस आए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरा नाम शहजाद है। जी शहजाद साहब, मेरे 2 क्वेश्चन है। जी जी। और प्लीज अगर काइंडली, अगर मैं टेलीविजन के सामने नहीं हूँ, अगर फोन पे बता दें तो बड़ी मेहरबानी। जी बिल्कुल, जिस तरह आप कहेंगे। जी जी। मैं रिटेन्ड ऑफ राइट स्टेटस पे हूँ और मैंने कहीं 5 साल बाद करनी चाहिए परमानेंट रेजिडेंट की एप्लीकेशन। लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि 4 साल और 11 महीने बाद मैं कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने सुना है मार्च में इन्होंने ना, कोई मेरी 24 मार्च को ना वो ड्यू है परमानेंट रेजिडेंट, और ये सुना हुआ खबरें कि ये न्यू लेजिस्लेशन हो रही है दिस एंड दैट, तो इसलिए अगर मैं 4 साल और 11 महीने बाद मसलन मार्च में, इन द बिगिनिंग ऑफ मार्च कर दूं रेदर देन 24 ऑफ मार्च, तो ये कर सकता हूँ कि नहीं? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं रिटेन्ड ऑफ राइट हूँ और मुझे वो पुराने जो पहले मेरी साहबका वाइफ के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मुझे दोबारा साथ भेजने की ज़रूरत है कि नहीं? ये मेरे 2 मेन क्वेश्चन है। जी जी। प्लीज काइंडली जरा देखिए, जहाँ तक रिक्वायरमेंट, पहले सवाल का ताल्लुक है, तो रिक्वायरमेंट तो यही है कि जो आप इंडेफिनिट परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 5 साल यहाँ पे आपने गुजार लिए हो अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस, ठीक है। उस हवाले से अगर आप एप्लीकेशन पहले कर देते हैं, महीना पहले, जब तक आपकी एप्लीकेशन डिसाइड होगी उस वक्त तक आपका वो टाइम पूरा हो चुका होगा। तो उस हवाले से मैं नहीं समझता कि अगर आप 1 महीना पहले अप्लाई करते हैं तो आपको कोई मसला आएगा, एज़ लॉन्ग एज़ आप वो जो है मार्च में जब आपका टाइम पूरा हो रहा है, आप काम कर रहे हैं और फिर उस बाद को आप उसकी भी पे स्लिप वगैरह भिजवा दें, जिससे कंफर्म हो कि 5 साल से कंटिन्यूसली आप यहाँ पे रेगुलेशंस, यूरोपियन रेगुलेशंस के मुताबिक रह रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल बेशक वो कर सकते हैं। जो आपने जिस वजह से कहा है ये बात, बहरहाल कि अगर मार्च में कोई डिसीजन आ जाए, अगेन अभी फ़िलहाल तो कोई डिसीजन नहीं आया या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं आई, लेकिन अगर कोई ऐसी बात होती भी है तो मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे EU रेगुलेशंस के हिसाब से रह रहे हैं और उनके पास रेजिडेंस परमिट है, उनको कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये तो गवर्नमेंट की जब पॉलिसी आएगी तो उस पर बात करेंगे। जो आपका दूसरा सवाल था, अगर जब आप एप्लीकेशन करते हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए, तो चूंकि आपको ऑलरेडी होम ऑफिस ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि
कि आपने जब आपकी डिवोर्स हुई होगी अपनी वाइफ के साथ, उस वक्त तक वाइफ आपकी ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही थी और आपको रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस होम ऑफिस ने ऑलरेडी दे दिए हुए, तो दोबारा से आपको अपनी वाइफ के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं। उसके बाद के डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स वाइफ के हैं पुराने, अगर आप देना चाहें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके दोनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैं अली बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। मेरे आपसे 2 छोटे छोटे सवाल हैं सर। जी। पहला सवाल तो ये है कि मुझे ये पता करना था कि मेरे अम्मी अब्बू को ना 2012 में इंडेफिनेट मिला था। जी। तो उन्होंने कहा था कि 5 साल के बाद आप नेशनलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो वो किस डेट को मैं कर सकता हूँ? ये मई 2012 को मिला था। तो और दूसरा सवाल ये है कि मैंने सेक्सुअलिटी की बेस पे ये साइलम अप्लाई किया था। जी। तो जज ने वो होम ऑफिस ने मुझे रिफ्यूज कर दिया था, लेकिन अपील में मुझे जज ने एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन उसने कहा था कि आपको अपने मुल्क में इतना खतरा नहीं है तो आप वापस जा सकते हैं। तो मेरी अपील सारी खत्म हो गई थी। तो अगर मैं रीसाइलम अप्लाई करूंगा तो वो मुझे कहाँ पे करना पड़ेगा? वो लंदन में होगा या लंदन से बाहर होगा कहीं? देखें, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है अपने अम्मी अबू के हवाले से, उनको इंडेफिनेट मिला था आपने कहा मई 2012 में। तो जब वो 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि मई 2017 में वो नेशनलिटी के लिए फिर अप्लाई कर सकेंगे। और जो दूसरा आपका सवाल है, अगर आपका केस असाइलम का रिफ्यूज़ हो गया हुआ है और आप समझते हैं कि अभी भी आपको ख़तरा है, आपके पास कोई नई इन्फॉर्मेशन है, कोई नई डॉक्यूमेंटेशन है इस हवाले से, तो आप फिर फ्रेश असाइलम एप्लीकेशन कर सकते हैं। वो लंदन में नहीं होगा, आपको वो लिवरपूल में अपॉइंटमेंट लेके वो एप्लीकेशन करनी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं हसन बात कर रहा हूँ। जी। सर पता चलना था कि मैं आया था यहाँ पे स्टूडेंट वीजे पे। तो 1 साल स्टूडेंट वीजे पे गुजारने के बाद मैंने ब्रिटिश लड़की से शादी की, तो यहाँ से वीजा मैंने चेंज करा लिया। उस टाइम पे वो चॉइस जो है था उसका टेस्ट दिया था उधर जाके, तो वो पास करके लगाया तो मेरे को एक्सटेंशन मिल गई तो 2 साल की वीजे के लिए। 2 साल के बाद मैंने एक और कॉलेज से यूके लाइफ पास किया और दूसरा टेस्ट इंग्लिश पास करने के बाद इंडेफिनेटली मिल गई। तो बीच में हमारी शादी फ्लॉप होगी। तो लेकिन है कि अभी मैंने 5 साल गुजारने के बाद ब्रिटिश नेशनलिटी अप्लाई की है। तो 6 महीने के बाद उन्होंने एक लेटर लिखा कि आप लिवरपूल इंटरव्यू के लिए। उन्होंने वहाँ पे तो इसके बारे में पूछा, जो कुछ हुआ तो मैंने वो बता दिया है। तो तकरीबन 4 हफ्ते के बाद उन्होंने एक लेटर लिखा है, उसमें मुझे रिफ्यूज कर दिया कि तुमने 2012 में जो है ना का जो एग्जाम दिया था वो जो है आपकी हमने आवाज़ चेक की है कि उस दिन आपकी आवाज़ नहीं है, तो उस हिसाब से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। और 2027 में उन्होंने कहा कि आप दोबारा अप्लाई करो। क्या वो इंडेफिनेट भी कैंसिल कर सकते हैं या और अपील का राइट मुझे दिया, क्या आप सोल्यूशन करते हैं कि अपील करूं या रहने दूं, 2027 तक वेट करूं? आपका देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपको उन्होंने ये नेशनलिटी की आप बात कर रहे हैं वो उन्होंने रिफ्यूज़ की है, जहाँ तक मुझे आपकी बातों से अंदाज़ा हुआ है। अगर नेशनलिटी उन्होंने खाली रिफ्यूज़ किया है और आपने अगर ख़ुद किया था ना, क्योंकि देखिए टॉयक का मसला ऐसे है कि ये होम ऑफिस नहीं प्रूव कर सका हर केस में कि हर एक ने वो गलत तरीके से किया। और कोर्ट जो इस सिलसिले में अपर ट्रिब्यूनल का डिसीजन भी जो था उसमें यही था कि होम ऑफिस का अगर किसी के ख़िलाफ़ स्पेसिफिक प्रूफ है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप जनरली आप ये बोलें कि हर कोई ने जिसने भी टॉयक का उस दौरान वो दिया है टेस्ट तो वो गलत तरीके से दिया है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है कोर्ट्स को। अगर आपने टॉयक ख़ुद से किया है और आप समझते हैं कि आपके साथ ज़्यादती हुई है और होम ऑफिस ने गलत तरीके से किया है, तो आपको ज़रूर इसको चैलेंज करना चाहिए और ज़रूर इसको अगर आपको अपील का राइट मिला है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है आपका कि वो इंडेफिनेट भी आपका कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो अगर तो करना होता तो कर लेते। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने किया तो आप इसको ज़रूर चैलेंज करें और इसको ज़रूर आगे अपील करें होम ऑफिस के ख़िलाफ़, क्योंकि होम ऑफिस के पास इतना आसान नहीं है कि वो प्रूव कर सके अनलेस कि वाकई उनके पास आपके ख़िलाफ़ एविडेंस हो। उम्मीद करता हूँ बहुत आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी वकील साहब, मेरे दो सवाल है। जी जी। पहला सवाल तो ये है, मेरे फादर है वो पोर्चुगीज नेशनलिटी होल्डर है। हाँ तो हाँ। उन्होंने रेसिडेंट डाला है मेरी मदर के साथ। मेरी मदर यहाँ पे 4 मंथ जैसे हो गए हैं। अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप होल्ड कीजिए, किधर जाइएगा नहीं। मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का टाइम हो गया, तो मैं ब्रेक से वापस आके आपसे दोबारा बात करूंगा। नाज़रीन एक वक्फे पे जा रहे हैं, किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन आप देख रहे हैं द लॉ शो, मैं हूँ जाकिर खान। ब्रेक से पहले हम कॉल्स ले रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे जी हैं? वकील साहब, मैंने कॉल किया था आपको, मैं होल्ड पे था। जी, बोलिए। मैंने ये सवाल करना है आपसे जी जी। कि मेरे फादर ने मेरी मॉम के वीजा के लिए अप्लाई किया है और वो 4 मंथ से अभी काम नहीं कर रहे, तो उनके एप्लीकेशन में कोई मसला हो सकता है? जी और एप्लीकेशन। दूसरा सवाल ये है सर जाकिर साहब, जी। मैं अभी इंडिया से आया हूँ, तो मैं 6 मंथ से मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं रेसिडेंट परमिट के लिए डाल सकता हूँ एप्लीकेशन? पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी फादर की नेशनलिटी वो पोर्चुगीज नेशनलिटी है ना, आप बता रहे थे? जी पोर्चुगीज नेशनलिटी। तो आपके फादर ने आपकी जो वालदा की एप्लीकेशन जो की है, अगर आपके फादर काम नहीं करे तो मसला हो सकता है, क्योंकि आपके फादर अपने जब तक यहाँ पे ट्रीटी राइट एक्सरसाइज नहीं करते, यानी कि या तो वो काम कर रहे हो या वो शो करें कि उनके पास इनफ पैसे हैं सपोर्ट करने के लिए, और फिर उनको वो कॉम्प्रिहेंसिव वो सिकनेस इंश्योरेंस भी लेनी पड़ती है। तो मुख्तलिफ तरीके हैं ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करने के। तो अगर वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जो कि सबसे जो कॉमन तरीका है वो काम करने का है, तो फिर वो प्रॉब्लम जो है वो आपकी वालदा की एप्लीकेशन में हो सकती है। जहाँ तक आपका ताल्लुक है रेजिडेंस, अगर आपने भी अपने फादर की बेस पे ये अप्लाई करना है और आप उन पे डिपेंडेंट हैं, अगेन अगर आपके फादर काम कर रहे हैं और आप उन पे डिपेंडेंट हैं, तो फिर तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुश्किल होगा। मेरा मशवरा ये है किसी वकील के पास जाके इसको डिटेल में डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो जी हेलो। जी, मेरा नाम रोहिणी है। जी जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी, मैंने एक केस डाला था अपना असाइलम का, इंडियन नेशनल हूँ मैं, और कौन सी नेशनलिटी आपकी? जाने को बोला था, मैं जीआर में गई थी, तो मुझे होम ऑफिस का लेटर आया कि अपनी जीआर विड्रॉल करा लो, हम आपका अगेन देखना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं कि क्या डिसीजन है, आपका डिसीजन दोबारा देंगे। जी जी। तो इसमें फिर मैंने वो साइन करके भेज दिया था, उनका सब मुझे कॉन्सेंट लेटर वगैरह आ गया था। जी जी। इसमें मतलब मेरे क्या चांसेस है आगे, मेरा मतलब क्या करेंगे वो? देखिए चांसेस का कहना, जब तक तो मुझे पूरे केस का मालूम ना हो तो कहना बड़ा मुश्किल है, जब तक मैं कागज वो देखूँ नहीं सारी चीज़ें। लेकिन अगर होम ऑफिस ने आपको ये बात कही है कि वो आपका केस दोबारा से कंसिडर करेंगे, आपने विदड्रॉ की है, तो एक तरह की अच्छी बात ही है ये, क्योंकि आम तौर पे तो वो ये नहीं कहते ना कि आपका केस दोबारा से कंसिडर करेंगे। जब उनको कोई लगे कि इस केस में हमने फ़ैसला गलत दिया है पहले, तो तभी वो कहते हैं कि हम आपका केस दोबारा कंसिडर करेंगे। तो अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो फ़िलहाल आप यही कर सकती हैं कि आप वेट करें और उनके डिसीजन का वेट करें, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आपके चांसेस क्या हैं। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब, मेरा नाम वकास है। मैं पहले भी एक बार कॉल कर चुका था। मैं 2010 में आया था यहाँ पे स्टूडेंट, और 2014 में मैंने शादी की थी ब्रिटिश लड़की के साथ, और मैंने एप्लीकेशन डाली थी 18,006 वो सपोज वीजे की, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि 18,600, क्योंकि वो 2 वे स्लिपें जो है वो कैश एंड थी। हमने एक्सप्लेन भी किया था मगर वो नहीं माने थे। फिर उसके दौरान मेरी वाइफ जो है वो डॉक्टर ने लिख के दे दिया था उसको कि वो काम नहीं कर सकती और वो पाकिस्तान भी जाके नहीं रह सकती, मगर फिर हमने फ्रेश एप्लीकेशन डाली थी, वो भी उन्होंने रिफ्यूज कर दी थी। फिर हम JR पे आप गए हुए हैं, बट उसके दौरान अब न्यू ईयर पर मेरा एक बेबी हुआ है, ब्रिटिश यहाँ का बेबी बॉय। तो अब वो क्या हो सकता है कि वो JR पे मैं रहूं या मैं फ्रेश एप्लीकेशन पे जा सकता हूँ। और आज मैंने अपने वकील को फोन किया तो उसने कहा है कि वो NHS की फीस भी लगेगी, तो वो तो मैंने पे की हुई है अगस्त 2015 में। तो वो ये क्या हो सकता है इसका? देखिए मेरे हिसाब से तो आपको नई एप्लीकेशन करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि आप जब JR आपका जो बेबी हुआ है, ये डेवलपमेंट जो है ये आपने जब उस वक्त एप्लीकेशन की थी तो उस वक्त सिचुएशन कोई और थी, उस वक्त ऐसी सिचुएशन नहीं थी, आपका कोई बच्चा नहीं था। आप जब JR में जाते हैं तो वो सिचुएशन देखते हैं उस वक्त की, जब आपकी एप्लीकेशन जो उस वक्त आपने की थी होम ऑफिस में, उस वक्त क्या हालात थे। वो नया एविडेंस आम तौर पे
कंसिडर नहीं करते। तो इसलिए चूँकि बहुत मुश्किल है कि कोर्ट जो है वो नया एविडेंस इस स्टेज पे कंसिडर करे, तो बेहतर तरीका तो यही है कि आप दोबारा से नई एप्लीकेशन करें। और चूँकि अब आपका बेबी भी है, बच्चा ब्रिटिश है, आपके पास मेडिकल एविडेंस भी है कि आपकी वाइफ जो है वो पाकिस्तान नहीं जा सकती, आपको ऑब्वियसली इस सिलसिले में अप टू डेट नया एविडेंस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जब आप एप्लीकेशन करें इंशाल्लाह तो वहीं पे आपका जो है काम हो जाए। जहाँ तक NHS की फ़ीस का ताल्लुक है, आम तौर पे जब आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है और उसको आप आगे अगर चैलेंज वगैरह नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन वो NHS फ़ी जो है वो होम ऑफिस वापस कर देते हैं। तो अगर तो वापस नहीं हुई है आपको तो आप फिर उसको यूज़ कर सकते हैं नई एप्लीकेशन में। लेकिन अगर वो आपको या आपके वकील को वापस हो गई है तो फिर आपको नए सिरे से दोबारा NHS फ़ीस देनी पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना था। जी बोलिए। MN1T फॉर्म जो है उसके अंदर मैंने उसकी गाइडलाइन देखी, उसमें लिखा हुआ है कि जो बच्चा जो है वो किसी भी ईयर में वो 90 डेज से ज्यादा कंट्री से आउटसाइड ना हो। जी। और अगर आप उसको एक्सप्लेन नीचे जाकर उन्होंने एक्सप्लेन किया है तो उसमें 180 डेज का जिक्र है और 990 डेज का भी जिक्र है। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कितनी डिस्क्रिप्शन देते हैं। अगर कपल ऑफ डेज 90 डेज से ज्यादा हो तो कितनी डिस्क्रिप्शन है इसके ऊपर? थैंक यू। देखिए, आप बच्चे के हवाले से जो बात कर रहे हैं, अगर कपल ऑफ डेज से जो आप कह रहे हैं तो क्या कितने दिन ज़्यादा आपके ज़्यादा हैं? हेलो, मेरे ख्याल में कॉलर जा चुके हैं। देखिए, अगर थोड़ा बहुत आप अगर जितना आपको अलाउड है, फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स का लिखा हुआ है और 3 मंथ से ज़्यादा बच्चे ने टाइम ज़्यादा गुजारा है तो और उसका कोई अगर वैलिड रीज़न है आपके पास, कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से नहीं कोई कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस हैं तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। होम ऑफिस के पास डिस्क्रेशन है। लेकिन आम तौर पे 6 महीने से जब ज़्यादा हो जाए ना तो रेजिडेंसी जो है वो ब्रेक हो जाती है। तो आम तौर पे अगर 3 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा है तो कोई मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जो है वो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी मैं बुशरा बोल रही हूँ। मेरा सवाल यह है कि मैं 2005 में यहाँ आई थी। मेरे हस्बैंड बेल्ट नेशनल है। तो कौन से नेशनल है? सॉरी, आपके हस्बैंड की क्या नेशनलिटी है? ये वो बेल्ट नेशनल है, बेल्जियम नेशनल। जी। जी, तो मैं 2005 में आई थी। तो उस वक्त मुझे पाकिस्तान से 1 साल का वीज़ा मिला था। तो फिर इधर मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे 5 ईयर का वीज़ा दिया था। तो जब वो मैंने दोबारा स्टे के लिए अप्लाई करना था तो मेरे हस्बैंड का काम जो है वो फिनिश हो गया था। तो उन्होंने मुझे फर्दर 5 ईयर का वीज़ा दे दिया फिर। तो अब मुझे यहाँ पर 12 ईयर्स हो गए हैं। तो इस नवंबर में मेरा वीज़ा फिनिश होने वाला है। तो मैंने ये पूछना है कि मैं कब कितना सा पहले अप्लाई कर सकती हूँ। तो आया मैं खुद अब अपनी बेस पे अप्लाई कर सकती हूँ? हमारे 3 बच्चे भी हैं और स्टिल हम इकट्ठे रह रहे हैं, या मुझे अपने हस्बैंड के डॉक्यूमेंट भी साथ भेजने चाहिए? देखिए, आप अभी भी जो आपके पास वीज़ा है वो हस्बैंड के डिपेंडेंट का वीज़ा है, यूरोपियन डिपेंडेंट का वीज़ा है। अगर आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं और आपकी जो आपके हस्बैंड काम भी कर रहे हैं तो जब आपका नवंबर में टाइम 5 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकेंगे परमानेंट रेजिडेंस के लिए। खत्म हो रहा है तो उससे कितना अर्सा पहले अप्लाई करना चाहिए? क्या खत्म हो रहा है? नवंबर में मेरा वीज़ा खत्म हो रहा है ना। जी। तो मैं स्टे के लिए अप्लाई करूं तो आपको वीज़ा खत्म जब जो अगर कंटिन्यूअसली लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल जब आपके पूरे हो रहे हैं ना हस्बैंड के साथ रहते हुए, जिसमें आपके हस्बैंड काम कर रहे थे पिछले लास्ट 5 ईयर्स, जब भी वो पूरे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी से पिछले 5 साल पीछे चली जाएं और पीछे 5 साल से आपके हस्बैंड काम कर रहे थे और आप लोग इकट्ठे रह रहे थे तो आप अभी भी अप्लाई कर सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि लास्ट 5 ईयर्स जो है वो कब पूरे हो रहे हैं। अगर वो नवंबर में पूरे हो रहे हैं तो फिर आप नवंबर में अप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि मैं 2014 में यहाँ पे आई थी और मैं पोर्टुगीज नेशनलिटी हूँ और मैंने अपने हस्बैंड की एप्लीकेशन डाली है 5 ईयर की वीज़ा के लिए। तो मैं 4 महीने से अभी काम नहीं कर रही हूँ, तो उनका क्या रिजल्ट आएगा? देखिए, अगर आप अभी काम नहीं कर रही, ऑब्वियसली अगर होम ऑफिस इंक्वायरी करता है
आपके जो जब आपने एप्लीकेशन की थी उस वक्त जिधर आप काम कर रही थी उधर से इंक्वायरी करते हैं और उनको पता लगता है तो आपकी एप्लीकेशन, आपके हस्बैंड की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है। तो आपको फ़िलहाल तो यही करना चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए कि आपको काम मिल जाए, और जो ही आपको काम मिले तो आप होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर दें कि ये मेरे नए एम्प्लॉयर की डिटेल है, और वो पे स्लिप उस सिलसिले में और बैंक स्टेटमेंट्स उनको भिजवा दें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो जी हेलो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैं यहाँ 2011 में आया था और उस टाइम मैंने IELTS किया था एकेडमिक मॉड्यूल, क्योंकि मैं यहाँ पे डॉक्टर हूँ। अच्छा। तो उसके बाद मैंने 2012 में स्पाउस वीजा लिया है और दिसंबर 2013 में मुझे इंडेफिनेट मिला है। जी। तो अभी मुझे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है, तो इसके लिए मुझे वो IELTS दोबारा करना पड़ेगा क्या? जी, जहाँ तक मेरा इंफॉर्मेशन है वो उसकी वैलिडिटी 2 साल के लिए होती है ना, तो अगर उस पर लिखा हुआ है कि 2 इयर्स के लिए वैलिड है तो वो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब नेशनलिटी के लिए जब भी आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास वैलिड इंग्लिश जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। लेकिन वो जो मेरा जो इंग्लिश टेस्ट है ऑलरेडी, मतलब द होम ऑफिस दे हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट जी सर्टिफिकेट एज अ जी, उसी बेसिस पे आपको जी बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं दे वांट अ वैलिड सर्टिफिकेट एट दैट टाइम। अच्छा सर, एक ये अक्टूबर 2013 में एक कुछ रेगुलेशन आया है, तो मैंने होम ऑफिस को भी कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि आपका 2013 के बाद है तो वो ठीक है, दोबारा नहीं देना, कुछ ऐसा उन्होंने बोला है। अक्टूबर 2013 में मुझे अभी इस तरह तो एग्जैक्टली नहीं याद कि आप किस रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर आपका जो टेस्ट है वो एक्सपायर हो चुका हुआ है, जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वैलिड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली अपने केस रिलेटेड एडवाइस चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं डिटेल में फिर आपको इस सिलसिले में देख के आपको ज़रूर बता दूंगा। आप किसी भी वकील के पास जाके डिटेल में बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? भाईजान मैं तनवीर बात कर रहा हूँ लेस्टर से। जी तनवीर साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा एक क्वेश्चन है सर, मैं 1998 में इंग्लैंड आया था और मैंने असाइलम लिया था और फिर इन्होंने लेग्जी कैटेगरी में मुझे 2013 में वीजा दिया था। उसके बाद 2015 में मैं पाकिस्तान चला गया ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे जो एम्बेसी से लेके, तो वहाँ कोई मेरा ID कार्ड का मसला बन गया पाकिस्तान के साथ, तो वहाँ मैं इंग्लैंड का हिला हुआ था, तो मैंने सू कर दिया नादरा डिपार्टमेंट पे। अच्छा। जिसके मसले में 2 साल मेरे लग गए पाकिस्तान में, मेरे लिए आना मुश्किल हो गया, लेकिन किसी तरीके से मैं वापस आ गया। इमिग्रेशन ने काफी मेरा 4-5 घंटे एयरपोर्ट पे जाया कि, लेकिन उन्होंने मुझे एंट्री क्लियरेंस दे दी। जब मुझे लेग्जी मिला था तो मुझे विदाउट जो आजकल लेफ्ट लाइफ एंड यूके टेस्ट है उसके बिना मिला था। तो अभी जब मैंने नेशनलिटी अप्लाई करनी तो मुझ पर लागू होता है कि मैं लाइफ एंड यूके टेस्ट पास करूं या मैं स्टेट पे अप्लाई कर सकता हूं? जी बिल्कुल लागू होता है, आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट देना पड़ेगा। जी। एक और सवाल है छोटा सा कि जो मेरे बच्चे अभी बड़ ग्रो अप हो गए पाकिस्तान में, उनको मैं बुला सकता हूँ या नहीं बुला सकता? उसके लिए क्या प्रोसेस है कि मेरी तो सारी लाइफ इधर गुजर गई, बच्चे बेचारे उधर जलील हो रहे हैं, बीवी उधर बेचारी, तो मैं इधर, तो क्या कानून है इनका कुछ समझ नहीं आती। देखिए बच्चों को आप बिल्कुल बुला सकते हैं अगर बच्चे आपके अंडर 18 हैं, आप पे डिपेंडेंट हैं और आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप बच्चों को और अपनी वाइफ को बुला सकते हैं क्योंकि आपके पास इनडेफिनेट है। उसमें जो मेन जी हो गए फिर भी बुला सकता हूँ। अगर 18 से ऊपर हो गए तो ज़रा थोड़ा सा वो फिर मुश्किल हो जाता है, वो फिर ह्यूमन राइट्स पे बात चली जाती है। बहरहाल एप्लीकेशन आप कर सकते हैं उनका, लेकिन वो अगर वो अभी भी आप पे डिपेंडेंट हैं और आप ही यहाँ से सारा सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ वो नहीं गुजार रहे, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन 18 या 18 से ऊपर हो जाएं तो फिर उसमें ज़रा मसाइल हो जाते हैं। बेहतर है इस सिलसिले में फिर किसी वकील के पास जाके डिटेल में इसको डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैं जी अयाज बात कर रहा हूँ और लंदन से। मैं असल में सबसे पहले तो आपको मुबारक देता हूँ, बहुत प्यारा प्रोग्राम आप इस वक्त पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दूसरी सर मेरे 2 क्वेश्चन है। जी जी। पहला तो ये कि मेरा ट्विक का केस इस वक्त जो है मैं अपर ट्रिब्यूनल से जीत चुका हूँ और होम ऑफिस वालों ने उसको अब कोर्ट ऑफ अपील में चैलेंज किया।
तो एक तो ये मुझे पूछना है कि क्या इसमें क्या कितना टाइम लगता है और कब तक आ जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने हो चुके हैं इसको। जी, यहाँ तक टाइम की बात है ना कोर्ट ऑफ अपील के, सॉरी मैं साथ साथ आपको जवाब भी देते जाऊँ, तो उसमें आमतौर पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया टाइम काफ़ी लग जाया करता है, 6-8 महीने से ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन बहरहाल कोई फिक्स टाइम नहीं कहा जा सकता। जी अच्छा, दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी रिसेंटली 2 वीक पहले मेरे वकील ने मुझे बताया कि होम ऑफिस से कुछ लोग उनके पास आए थे और उन्होंने कहा कि ये इस केस को आप जो है ना रिवर्स कर लें, आप वापस ले जाएं इसको, पुरानी पोजीशन पे ले जाएं इसको। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई, ना ही उन्होंने मुझे ज़्यादा डिटेल में बताया, बस इतना ही मुझे बताया कि बस ये हम आपको बताने के लिए कि वो आए थे लेकिन हम इसको रिवर्स नहीं कर रहे, हम नहीं लेके जा रहे क्योंकि आपको इसमें नुकसान होगा। मुझे उनकी समझ नहीं आई बात कि वो ऐसा मतलब होम ऑफिस वाले वाकई इस तरह आते हैं या क्या बात हो सकती है, आप मुझे इस पर कुछ बेहतर तरीके से रोशनी। जी देखें, ये बात मुझे भी समझनी पड़ी, बड़ी नवाजिश होगी। जी बिल्कुल, ये बात मुझे भी ये हेलो जी मैं ये बात मुझे भी समझनी पड़ी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आम तौर पे कि होम ऑफिस वाले आएँ और बोलें जी आप रिवर्स कर लें। अगर होम ऑफिस ने कोई इस किस्म की कोई बात करनी हो तो वो इन राइटिंग आपको या आपके वकील को लिखेंगे कि जो भी सिचुएशन है कि, और होम ऑफिस क्यों बोलेगा कि आप रिवर्स कर लें, या तो वो आपको, या अगर अपील तो होम ऑफिस ने की है, अगर अपील होम ऑफिस ने की है कोर्ट ऑफ अपील में, जो अपर ट्रिब्यूनल ने आपके हक में फ़ैसला किया है, तो वो आपको क्यों बोलेगा कि आप रिवर्स कर लें। तो कोई बात ना समझने वाला कहना चाह रहे थे, मेरा मशवरा ये है कि अपने वकील से जाके एग्जैक्ट पोजीशन मालूम करें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और ही मसला बीच में हो। ज़रूर अपने वकील से जाके इसको डिटेल में बात करें, और अगर बात समझ नहीं पड़ती किसी वकील के पास जाएं और डिटेल में इसको बात करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक वक्फे का टाइम हो गया है, आप किधर जाइएगा नहीं, मैं थोड़ी देर में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम टेलीफोन कॉल दे रहे थे बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को ख़त्म होने में अब थोड़ा सा टाइम रह गया। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर अब्दुर्रहमान अर्ज कर रहा हूँ ब्रेडफोर्ड से। जी अब्दुर्रहमान साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मुझे ये पूछना था कि आजकल चूंकि आप रोजाना डेली बेसिस पे केसेस डील करते होंगे, FLR FP पे कितना टाइम ये ले रहे हैं होम ऑफिस वाले? देखें अगेन FLR FP जो है ना वो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ केसेस होते हैं। जो ये इस किस्म के केसेस होते हैं जो FP पे आम तौर पे 6 महीने का टाइम फ्रेम है, लेकिन मुझे जो देखने में आ रहा है बाज़ औक़ात इससे ज़्यादा भी टाइम लग रहा है। नहीं तो हेलो जी तो 6 महीने के बाद वैसे अगर हम चाहें तो उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं या शुड वी लीव इट एज इट इज? अगेन इट डिपेंड्स। अगर तो जो मैं अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ, अगर किसी का कोई वीक केस है ना फॉर एग्जांपल, तो फिर मैं नहीं उनको एडवाइस करता कि वो उसको पुश करें। उसमें जितना टाइम उनका लगेगा वो उनके फेवर में ही जाएगा। अगर आपका आप समझते हैं आप सारी चीज़ें मुकम्मल हैं, रिक्वायरमेंट पूरी है, तो फिर पुश करने में कोई हर्ज नहीं है। सही जी ठीक है जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी हेलो जी, मुझे आपसे सवाल पूछना था जी कि मेरी वालदा जो हैं जी वो यहाँ पे विजिट वीजे के ऊपर है, और मैं उनका जो है इंडेफिनिट यानी कि जो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, और मेरे ख्याल से जो अप्रोप्रिएट कैटेगरी है वो एडल्ट डिपेंडेंट की है। तो मैं उसमें साथ साथ ही जो है ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 8 भी मेंशन करना चाह रहा हूँ। तो उसको क्या तरीका होता है? क्या उसका फॉर्म ही कोई अलग होता है या कि वो बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर मेंशन किया जाता है आर्टिकल 8, अगर वो भी यूज करना हो? तो एक तो ये बात, और दूसरा है कि फिर इसकी फीस क्या होती है इस एप्लीकेशन की? या वही जो नॉर्मल एडल्ट डिपेंडेंट की होती है या कि कोई अलग फीस होगी? देखिए पहली बात तो ये है कि एडल्ट जो चूंकि वो विजिटर्स वीज़ा पे हैं, यहाँ पे विजिट वीज़ा पे, तो उस पर वो एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव की कैटेगरी में स्विच नहीं कर सकती विजिट वीज़ा से। ठीक है, तो इस सूरत में जो आपके पास चॉइस रह जाती है, अगर आप ऐसी सूरत हाल है कि आप अभी यहीं से उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे वो स्विच नहीं कर सकती हैं एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव की, तो वो फिर आर्टिकल 8 फैमिली प्राइवेट लाइफ इन्हीं बेसिस पे आप कर सकते हैं। उसके लिए आप जो
ज़्यादा अप्रोप्रिएट फॉर्म है वो FLR-FP है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस FLR-O भी यूज़ हो सकता है। मेरा मशवरा ये है कि ऑब्वियसली आप किसी वकील के पास जाके इसको डिटेल में डिस्कस करें। जहाँ तक फ़ीस का ताल्लुक है, इन फॉर्म्स में जो होम ऑफिस की फ़ीस है वो 811 पाउंड्स जो है वो होम ऑफिस की फ़ीस है, और फिर 500 पाउंड्स हेल्थ सरचार्ज होता है। उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो लेकिन आपके साथ में इस केस के चांसेस क्या होंगे जो फैमिली लाइफ आपने बताया आर्टिकल 8 के? देखिए अगेन उसके इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस, किसके क्या सर्कमस्टांसेस हैं। वैसे जनरली स्पीकिंग अगर आप एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव और आर्टिकल इस बेसिस पे जो आप यहाँ पे एप्लीकेशन करते हैं तो बहुत आजकल मुश्किल है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपकी वालदा वहाँ से जब आई थी तो सिचुएशन कोई और थी, अब सिचुएशन कोई और है, पीछे कोई उनके लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है, उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो वापस जा नहीं सकती, तो आप चाहें तो बिल्कुल यहाँ से फिर ये आर्टिकल 8 और ये प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ की बेसिस पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये चूँकि एक टेक्निकल चीज़ है, डिटेल में बात करने वाली चीज़ है, किसी वकील के पास जाके इसको डिटेल में ज़रूर डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही है और क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरा सवाल ये है कि मुझे अपना रेसिडेंट कार्ड डालना है और अभी मैं 3 महीने से काम नहीं कर रही हूँ और मेरा पोर्चुगीज नेशनलिटी है, तो क्या मैं सर डाल सकती हूँ अपना रेसिडेंट परमिट? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप रेजिडेंट परमिट के लिए एप्लीकेशन डालें। बेहतर ज़रूर है आजकल के हालात में, क्योंकि ब्रेग्जिट का जो मामला चला हुआ है उस हवाले से बेहतर ज़रूर है। लेकिन चूंकि आप काम नहीं कर रही ना, तो आप फिर वो रेजिडेंट परमिट की एप्लीकेशन नहीं डाल सकती, अनलेस कि आप किसी और तरीके से ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हो। अब ट्रीटी राइट हमें बताया जा रहा है कि आपको कंट्री आउट कर देंगे। जी, मैं उसी हवाले से बात कर रहा हूँ। देखें, कोई भी अगर यूरोपियन नेशनल यहाँ पे है, अगर वो यहाँ पे ट्रीटी राइट, यूरोपियन ट्रीटी राइट जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर वो यहाँ पे रह भी सकते हैं और रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अब ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अगर कोई यहाँ पे पढ़ रहा है और सेल्फ सफिशेंट है, अपने आप को सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप उस सूरत में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयड भी हैं तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर आपके पास पैसे इनफ हैं और आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको फिर कॉम्प्रिहेंसिव सिकनेस इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। आम तौर पे जो लोग अप्लाई करते हैं, काम कर रहे हो, तो वो बड़े आसानी से आप ये प्रूव कर लेते हैं कि आप यहाँ पे ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आपको चाहिए कि आप कोई जॉब ढूंढें अगर आपके पास कोई काम नहीं है, और फिर आप उस सिलसिले में, अगर आप जॉब नहीं कर सकती हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड बेसिस पे भी खुद से अपना भी कोई काम कर सकती हैं। आपकी जो भी सिचुएशन है, अपने हिसाब से आप काम करके वो अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड रजिस्टर कर सकती हैं और फिर ख़ुद से काम करके उस बेसिस पे भी अप्लाई कर सकती हैं। बेहतर है किसी वकील के पास जाके इसको डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैं डॉक्टर साकिब बात कर रहा हूँ लेस्टर से। जी डॉक्टर साहब बोलिए, क्या सवाल है? जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इस वक्त ILR पे हूँ, साल से मुझे ऊपर हो गया है, तो अभी मैं सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। जी, तो मेरे ये 2 क्वेश्चन है। एक तो ये कि जब ये इसके लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए मुझे कोई बैंक स्टेटमेंट या पे स्लिप्स वगैरह की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब मैंने ILR के लिए अप्लाई किया तो मुझे पिछले 5 साल का मैंने जो ना वो P45 वो सारा कुछ दिया था। जी, एक तो ये है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो रूल है 450 डेज का, जी, 5 साल में आपने इससे ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए, तो उसको कैसे प्रूव करना है? आप क्या कोई लेटर लेना है या पासपोर्ट पे जो स्टैम्प्स होती हैं, या कैसे होगा? जहाँ तक आपका पहले सवाल का ताल्लुक है, तो जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपकी कोई इनकम की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप ज़रूरी काम कर रहे हो या अर्निंग आपकी हो। आप अगर बेनिफिट्स पे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप फॉर्म देखते हैं तो उसमें वो आपकी लास्ट 5-10 ईयर्स की जो वर्किंग हिस्ट्री है वो मांगते हैं। वो अगर आपने काम किया है तो आप दे सकते हैं, अगर आपने काम नहीं किया तो आप न दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने काम ही नहीं किया। लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप काम कर रहे हो। तो जो आपका सवाल था कि पे स्लिप्स वगैरह
P60s वगैरह आपको लगाने की ज़रूरत है, तो वो कोई मस्ट नहीं है। जहाँ तक आप 450 डेज़ के हवाले की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो उसका सबसे जो मेन जो प्रूफ होता है वो आपका पासपोर्ट होता है। जो पासपोर्ट की आपकी स्टैम्प्स हैं उससे प्रूफ होता है कि आप कितना अरसा यूके से बाहर रहे हैं पिछले 5 सालों में और कितना अरसा आप यूके में रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, मेरे ख्याल में कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। देखते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं मोहम्मद बात कर रहा हूँ इंग्लैंड लंदन से। वो मैं 2006 में आया था विजिट वीज़े पे। जी जी। तो फिर मैंने 2008 में एक यूरोपियन लड़की से शादी की एप्लीकेशन डाली, तो वो 2 साल बाद उन्होंने रिफ्यूज कर दी ना। तो उसके बाद मैंने 2012 में FLRO भेजी, तो वो 2014 में उन्होंने ये कह के रिफ्यूज कर दी कि आपका ना रिलेशनशिप को यहाँ को प्राइवेट लाइफ फैमिली नहीं है जी। तो मैंने अभी रिसेंटली 2015 के एंड में एक ब्रिटिश लड़की से शादी रजिस्ट्रेशन की जी। तो मैंने दोबारा एप्लीकेशन भेजी, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुई थी, 2 वीक का टाइम रहता था वहाँ काउंसिल में, तो उन्होंने रिफ्यूज करके भेज दी कि हम ये इस्लामिक मैरिज, उनका नाम भेजा था कि वो नहीं मानते जी। तो उसके बाद वो अपील का राइट दिया था, मैंने अपील कर दी। तो उसके 2 वीक बाद वो मैंने रजिस्ट्रेशन करा के, तो वो भी सारे डॉक्यूमेंट जो उन्होंने दिए तो वो भेज दिए वहाँ। तो अभी 6 महीने हो गए अपील को, तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो मैं फिर वर्क लॉ के लिए अपने सोलिसिटर को कहा कि एप्लीकेशन करो कि मुझे वर्क लॉ ही भेज दें ताकि मैं कोई सपोर्ट कर सकूं फैमिली को ना जी। तो आप मुझे प्लीज ये बताएं कि वर्क लॉ का पॉसिबल है वो भेज देंगे और वो कितना टाइम और लगेगा? देखें जहाँ तक जी बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि आपको वर्क परमिशन भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब आपने एप्लीकेशन की आप ओवरस्टेयर थे। जनरली जो कानून है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे इलीगल हैं, ओवरस्टेयर हैं और आपकी ब्रिटिश सिटीज़न से शादी होती है, तो आपको आम तौर पे आपको वापस अपने मुल्क जाके वहाँ से वीज़ा लेके आना पड़ेगा, अनलेस कि आपकी सिचुएशन ऐसी हो, कोई ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हों जिसकी वजह से आप वापस नहीं जा सकते या जो भी सूरत हाल है। तो वो तो मुझे नहीं पता आपके केस में, लेकिन जनरली ये कानून है। तो ऐसी सूरत हाल में जब आपके पास वीज़ा नहीं था, आपने एप्लीकेशन की और अब आपके अपील पेंडिंग है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको वर्क परमिशन मिलेगी। अब टाइम की जहाँ तक बात है अपील की, तो उसमें जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है आजकल साल से 1.5 साल तक का टाइम लग रहा है अपील के आते आते, हेयरिंग के आने तक। तो अभी चूँकि 6 महीने हुए हैं, तो फ़िलहाल आप वेट करें, आपको थोड़े अरसे में कुछ मालूम हो जाएगा कि कब आपकी हेयरिंग आ रही है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो हाँ जी सर जी, मेरा नाम मुकेश कुमार है। जी जी बोलिए सर। मेरा क्वेश्चन था, मैं EU फैमिली मेंबर हूँ जी जी, और मेरी वाइफ को इस अप्रैल में 5 साल हो जाएंगे काम करती हुई को जी जी। एक तो मुझे पूछना था इसमें कोई काम का वो तो नहीं भी कितना साल में कितना इनकम चाहिए, और एक मेरी वाइफ का 2.5 महीने का गैप था, मुझे परमानेंट अप्लाई करनी है जी जी काम का, एक मेरा 2.5 मंथ का गैप है, मुझे ये पूछना था। और एक बैंक स्टेटमेंट कितने दिन का मांगते हैं ये परमानेंट के लिए जब परमानेंट अप्लाई करते हैं? देखें बात ये है, अगर 2.5 महीने का गैप है, आमतौर पे 3 महीने से कम का गैप हो तो इतना, अगर उसमें आपकी वाइफ ढूंढ रही थी कोई जॉब शॉप या जॉब सीकर अलाउंस मिल रहा था, तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। आमतौर पे जो आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो रिक्वायरमेंट है कि पिछले 5 सालों से आप, लास्ट 5 ईयर से आपकी जो EU जो फैमिली मेम्बर है वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हो, यानी कि काम कर रही हो। तो अगर वो पिछले 5 सालों से काम कर रही हैं तो फिर वो अप्लाई कर सकती हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए, और आप भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं सगीर अहमद बात कर रहा हूँ लंदन से। जी सगीर अहमद। बेसिकली 2010 में आया था लंदन, और मेरे पास स्टूडेंट वीजा था, और मेरी वाइफ जो थी वो विजिटर आई थी एज ए, और मेरा एक बच्चा था जो 1.5 साल का था, उसको साथ पाकिस्तान से हम लेके आए थे। तो यहाँ पर आकर हमने अपनी वाइफ को, मेरी वाइफ ने मेरे साथ डिपेंडेंट का केस डाला था, जो कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था।
जी, जो कि थोड़ा सा ओवर स्टे भी हो गई थी, क्योंकि वो जरा लेट हो गया था केस सबसे डालते। वकील ने कहा थोड़ा रुक के डालो, लेकिन वो डल गया था, वैसे ओवर स्टे हो गई थी वो। अब उन्होंने 2015 में मुझे जवाब दिया है और उन्होंने केस को रिफ्यूज किया है। फिर मेरे वकील ने मुझसे बगैर पूछे ह्यूमन राइट्स भी डाल दिया उसने, वो भी रिफ्यूज किया है। तो फिर दूसरे वकील के पास जब लेके गए उस केस को, तो उन्होंने कहा कि इस पे हमें अपील का राइट चाहिए, तो हमने जुडिशियल रिव्यू डालना होगा। तो जुडिशियल रिव्यू जब डाला तो वो भी 5-6 महीने बाद उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अभी जो लेटर जो आया उनका रिफ्यूजल आया है जी। अब इस दौरान मेरे अभी 2 बच्चे भी हैं। एक जो है वो जुलाई में 5 साल का हो जाएगा, और छोटा जो बच्चा है वो 3 साल का है, जो बड़ा जो हेलो हेलो, मेरे ख्याल में कॉल जो है ड्रॉप हो गई है। अगर आप अभी लाइव मतलब कॉल पे हैं तो हेलो जी, मेरे ख्याल से आपका फ़ोन जो है वो ड्रॉप हो गया, तो मुझे आपके पूरे सवाल की तो समझ नहीं पड़ी। बहरहाल अगर आप चाहें तो मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है, आप उससे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, इसलिए मज़ीद कॉल्स मैं नहीं ले सकता आज, लेकिन ईमेल एड्रेस मेरा स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे आप चाहें तो मुझसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो अगले हफ्ते आपसे दोबारा वीनस टीवी पे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।